बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिं फ़ैसलनि जो धरती धड़ीनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु वरी चइजे त कल्ह पेश कयल वफ़ाक़ी वज़ीर जी जेको आहे सो सालाना बजट यानी कि 2025 ऐं 26 जेका मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पेश कई, अॼु पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कई। त या त फ़ैसले जी घड़ी में आम माण्हू खे जॾहिं तमामु सियासी धुरियूं जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, जमात इस्लामी, MQM ऐं पाकिस्तान जूं ॿियूं सियासी धुरियूं जेके हिन वक़्तु सूबनि में ऐं विफ़ाक़ में किथे न किथे हुकूमत में वेठियूं आहिनि ऐं इन ऐवान जो हिसो आहिनि, उन पंहिंजे मैनिफेस्टो में वादो वचन कयो हुयो त मुल्क जी इकनॉमी बहितर कंदासीं, सस्ती सिहत, सस्ती तालीम अव्हांखे ॾींदासीं, तव्हांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कंदासीं, तव्हांखे रोड रस्तनि जो जार विछाए ॾींदासीं, तव्हांजे स्कूलनि खे ठाहे ऐं तालीम जे मुस्तक़बिल जा मेमार जेके आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी सुठी जेको आहे सो एजुकेशन फ़राहम कंदासीं, सुठी सिहत फ़राहम कंदासीं ऐं रोज़गार जा मौक़ा जेके आहिनि उहे पैदा कंदासीं, इंडस्ट्री खे ग्रोथ ऐं हथी वधाईंदासीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकलाब आणींदासीं, ॿाहिरनि मुल्कनि में जेका ज़रूरत जेका नौजवाननि जी आहे, जेका मैन पावर जी, उहा सॼी दुनिया खे फ़राहम कंदासीं। उन जे लाइ वोकेशन सेंटर केतिरा ई ख़्वाब जेके ॾेखारिया असांखे हुकूमतुनि में वेठल सियासी धुरिन, छा उहे कल्ह वारी इन बजट खां पोइ पूरा थिया आहिनि या न, इहे वॾा अहम सवाल आहिनि। पर ख़्वाब अॼु यकीनी तौर ते पूरा थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु नाणे वारे वज़ीर जेका ॻाल्हि कई, चेयरमैन सेनेट जी 2.5 लख रुपए जी पघार वधाए करे 21 लख रुपया कई वई आहे। इहो ख़्वाब यकीनन ई चेयरमैन सेनेट जो पूरो थियो। अहिड़ी रीति वरी स्पीकर क़ौमी असैम्बली जो बि ख़्वाब पूरो थियो, उनजी बि 2.5 लख रुपए जी पघार खां वधीक वधाए करे 21 लख कई। फ़ैसले जी घड़ी में चइजे जेको मैनिफेस्टो में ख़्वाब असांखे ॾेखारिया विया उहे अॼु पूरा थींदे नज़र अचनि पिया। क़ौमी असैम्बली ऐं जेको आहे सो सेनेट जे चेयरमैन जी अहिड़ी रीति जेको आहे सो नाणे वारे वज़ीर चयो त इहा हिते ॻाल्हि ख़तमु नथी थिए। 2016 में ई आख़िरी दफ़ो जेको आहे सो पघारुनि में वाध थी। हिन वक़्तु महांगाई केॾी थी वई आहे, अव्हांखे सम्झणु खपे त महांगाई उरूज ते आहे त स्पीकर साहब ऐं चेयरमैन सेनेट ऐं जेके वुज़रा आहिनि या जेके मेंबर आहिनि इन ऐवान जा, उनजी पघारुनि में वाध करणु इंतिहाई ज़रूरी आहे, यकीननी ज़रूरी आहे। पर छा पेंशन ते जेके हिन वक़्तु बुज़ुर्ग जेके असांखे ॾिसनि पिया मुल्क जे मुख़्तलिफ़ कुंड में, उनजी पघारूं में वाध 2.5 लख खां 21 लख ताईं, माना जेको अगरि कैलकुलेटर ते वेही करे अगरि हिसाब किताब करिजे त ओतिरा सैकड़ो वधी या न वधी, इहो बि ॾिसणु ज़रूरी हो। हिन सां गॾोगॾु जेके मुलाज़िम आहिनि, चाहे उहे विफ़ाक़ जा हुजनि, सूबनि जा हुजनि, उन्हनि जी पघारुनि में वाध ओड़ी रीति थी या न थी, इहे वॾा अहम सवाल आहिनि जिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि ऐं अॻूणा MP बि आहिनि, अॻूणा अपोज़िशन लीडर आहिनि सिंध असैम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। सुल्तान अबड़ो साहब आहिनि, जेको आहे सो माशी माहिर आहिनि, उहे बि असांखे वीडियो लिंक ते ज्वाइन कयो आहे। चइनी महिमाननि खे भलीकार पियो चवां। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। जैसे मैंने अपनी स्टार्ट में कहा कि मैनिफेस्टो में यकीननी एक अच्छी बात है कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बना के देती है। जब हम इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचेंगे तो ये जो है फैसले जो हम आप बता रहे हैं उन पर इम्प्लीमेंट होगी। मगर आज तो मुझे जब हैरानगी हुई कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ़ियों को भी बताया और ये ख़बर भी आई कि स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन की जो है 2.5 लाख से तनख्वाह बढ़ा के 21 लाख की गई है। तो ये बिजली जो है पाकिस्तानियों पे जब गिरी, ख़ास तौर पर पेंशन के जो मुलाजिम हैं उन पर और वफाकी मुलाजिम हैं उन पर, और कल भी कोशिश की थी कि जब ये बजट पेश की जा रही थी तो कुछ मुलाजिम जो है इस्लामाबाद सेक्रेटरीट से निकल के उन्होंने एहतजाज भी किया कि जी हमारी 50 सैकड़ों जो है 50% तनख्वाह में इजाफा किया जाए, क्योंकि ये महंगाई इतनी है तो हमारे घर का जो है ना चक्की नहीं चल सकती। फिरदौस भाई, मैं आप जो सवाल पेश किया है जी, उसका तो आपने खुद बयानिया दे दिया, मैं उसके ऊपर एग्री करता हूँ। मेरा सवाल इससे कुछ फर्क है। मिनिमम वेज भी एक चीज इस मुल्क में होती है, कम से कम तनख्वाह कितनी दी जाए। हर साल गवर्नमेंट जो है वो अपना तखमीना दे के कहती है कि मिनिमम वेज जो है कानूनी तौर पे लेबर को इससे कम ना दी जाए। जी,
इस साल ये क्यों भूल गए? एक तरफ तो आप 5 गुना 6 गुना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरों को सिर्फ 10% दे रहे हैं, और मिनिमम वेज का तो जिक्र ही करना भूल गए हैं। सर ये तो 500 गुना हो गई ज्यादा, 21 लाख की जो मैं आपसे खबर जो आपको शेयर कर रहा था। वजूला की अगर आप हिसाब लगाएंगे विद ऑल देयर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, लेकिन मिनिमम वेज वाला जो 36,000 पे था उसके लिए तो 10% भी रिलीफ नहीं दी। जबकि फूड इन्फ्लेशन इस मुल्क में, इन्फ्लेशन जो है इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के तखमीने के लिहाज से 4% है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी 13% है। तो ये निहायत ही शर्म की बात है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक के अहदाफ के लिहाज से हमने कम से कम जो है हमारी आबादी इस वक्त 42% जो है सतह गुर्बत से नीचे है। यानी इन 3 साल में हमने 6 करोड़ लोगों को मजीद गुर्बत सतह के नीचे ले आए। इसके अलावा गुर्बत से तंग आके या बेहतर माशी मुस्तकबिल के लिए तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ दिया है, और उसको हम बड़े फख्र से कहते हैं ये हमारा ब्रेन गेन है जी। और बजट में औरंगजेब साहब कहते हैं कि हमने ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए दानिश स्कूल बना रहे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो हदाफ उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में दिए, जिस तरह की ये हुकूमत है फॉर्म 47 की, जिसको इख्तियार बेग साहब बहुत बखूबी जानते हैं और समझते हैं, इससे कि वो जिस तरह से मुंतखब हुए वो उनको और उनके खुदा को और हमें पता है। अच्छा। लेकिन जिस तरह की वो ये इसी तरह के फिगर्स भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये है 1.57 नहीं है, 2.7% है, जिसके लिए लास्ट क्वार्टर में 5.3% ग्रोथ रेट आनी है। अभी तक किसी ने नहीं समझाया वो कौन सी जादू की चिराग है या छड़ी है जिससे ये 5.3 तो अचीव हो जाएगी इस क्वार्टर में, लेकिन अगले साल ये घट के फिर 4.1 या 2 पे चली जाएगी। भाई अगर तुम लास्ट क्वार्टर में 5.7 अचीव कर लोगे तो उसी पे रहो कम से कम, वो भी नहीं बताने को तैयार। आपका डिफेंस का बजट जो कि जरूरत है, लेकिन क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारी जरूरत नहीं है? क्या हमने इसको रैशनलाइज तरीके से सोचा है? उसकी हदफ जो है इस वक्त पूरे बजट का 25% जो है वो जा रहा है किसमें? डिफेंस में। इनफैक्ट पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1 ट्रिलियन चल रही है, 976 बिलियन, और डिफेंस जो है वो 3.6 ट्रिलियन चल रहा है, जिसमें जो ये मुझे कहेंगे कि ये कहां से लाया नंबर, तो वो भी बता देता हूं। 2.55 ट्रिलियन तो बजट में डायरेक्ट लिखा हुआ है, फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्म सर्विसेज के लिए 350 बिलियन वो है, और फिर उनका तकरीबन 740 बिलियन जो है वो पेंशन फंड है। ठीक है वो फौजियों की, तो जब हम सबको ऐड कर लेते हैं तो वो 3.6 ट्रिलियन हो जाता है। आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सूरत हाल बहुत खराब रही पिछले साल। आपने कौन से इस बजट में इक़दामात किए हैं जिसके अंदर से वो जो है उनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? इख्तियार बेग साहब का टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जितने बड़े बड़े इश्तिहारात इनकी एसोसिएशन देती रही है वो उसको ओन भी करते हैं, और इनका मादी में भी डिमांड रहा है कि हमें रीजन में लेवल प्लेइंग फील्ड। जी हेलो सर, चलें मिर्जा साहब, मैं आपकी जानना पाऊंगा कि उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, और उन्होंने बड़े सवाल, एक तो फॉर्म 47 का भी जिक्र किया कि आप उसके तहत आए और आपको पता है कि ये बजट भी वही है फॉर्म 47। उसके इख्तियार बेग साहब भी बता देंगे जी सर कि क्रिप्टो करेंसी वाले जो है 4
आप साथ ही रहिएगा फिरदौस भाई, मैं उनकी तरफ ही जा रहा था। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो जो फिरदौस शमी साहब ने एक जो है सवाल उठाए हैं वो बड़े अहम हैं, मगर उसके साथ साथ ये भी आप बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर जहाँ पर बेरोज़गारी है, जहाँ पर इस वक्त महंगाई जो है, आपके यहाँ तो सिंगल डिजिट में आ गई है पेपरों में, मगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं तो कहीं पे डिजिट नज़र नहीं आता, लोग तो बेचारे परेशान हैं। मगर वहीं पर 2.5 लाख से 21 लाख रुपए की तनख्वाह बढ़ाना चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए सर, और ये क्या खुशाइन कदम है? समझते हैं कि ये एक नमक छिड़कने वाली बात नहीं थी कि आवाम के ऊपर? जी, मैं बजट पे बात कर लें। देखिए, ये बजट जो है इस जहन में ये वाजे कर लें कि आईएमएफ के प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में बहुत सारी शराइत और आईएमएफ की बहुत सारी डिमांड जो है वो उस पर हमने इत्तेफाक किया था और वो साइन करके हुकूमत ने उनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की शक्ल में दी थी। उसके बाद आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद आईएमएफ के 2 डेलीगेशन आए, पार्लियामेंटेरियन से भी मिला है, पीआर से भी मिले, एचसीसीपी से भी मिले, और उन्होंने बजट की टीम से भी मिले, और उसके बाद जिन चीजों में वो बिल्कुल नहीं हट सकते थे वो बता दी, और जिन चीजों में गुंजाइश थी वो बतला दी। अब ये जो बजट आया है ये आईएमएफ के डिक्टेटेड बजट है। आईएमएफ का जो शराइत एग्री की है उसमें इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, देखिए, इस बजट में ना सब चीजें बहुत अच्छी हुई हैं और ना सब चीजें बहुत खराब हुई। मिसाल के तौर पर पहले मुस्बत बात कर लेते हैं, जो मुझे आदत है करने की, कि अच्छी चीजों में कर ले सर, कर ले। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1.8 बिलियन डॉलर का सरप्लस रहा है। उससे पहले 1 साल पहले करंट अकाउंट जो था वो 1.4 बिलियन डॉलर का खसारा था, मनफी में था। करंट अकाउंट मुस्बत होने की सबसे बड़ी वजह रेमिटेंसेज हैं, जो 10 महीने में 32 बिलियन है और 12 महीने में 37 से 38 बिलियन तखमीया उसका लगा रहे हैं, मतवक्किल कर रहे हैं। लिहाजा करंट अकाउंट और रेमिटेंसेज ने अच्छा परफॉर्म करा। आपने एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ देखी 7%, इंपोर्ट में ग्रोथ उससे ज्यादा रही, तिजारती खसाला कंट्रोल रहा, और बजट में पर कैपिटल इनकम जो है उसमें भी इजाफा हुआ। 1,400 थी, उसको बढ़ के 1,800 की तरफ आ गई है। इसमें जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि एक सेक्टर को, जिसको रियल स्टेट सेक्टर कहते हैं, उन्होंने उठाने की कोशिश की है, जो ठप बैठा हुआ था, और कुछ शोबे से 40 शोबे मुंसलिक हैं। उसमें सरिये की है, उसमें सीमेंट की है, उसमें सैनिटरी है, उसमें टाइल्स हैं, पेंट है, ये तमाम चीज 40 शोबे मुंसलिक हैं। और वो शोबा अगर फाल होता है बाकी 40 शोबों में जो तेजी आती है। वो उसमें हमने उन्हें रेकमेंड किया था कि देखें ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, लोग फंड्स दुबई लेके जाते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, 4% में टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो आपके नाम हो सकता है। आपके 17-18% 7% एक्साइज ड्यूटी थी, उसमें विदहोल्डिंग टैक्स 4% था, 5% था, स्टैंप ड्यूटी थी। तो ये तमाम चीजें थी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इसमें कमी करी और विदहोल्डिंग टैक्स में 1.5% की कमी हुई है, यानी जो 4% था वो 2.5% हो गया, जो 3% का स्लैब था वो 1.5% हो गया। उसके बाद 7% की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाते थे। हालांकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उन चीजों पे लगती है जो मुजर सेहत होती हैं, जिसमें टोबैको है, जिसमें शराब अल्कोहल है, जिसमें ऐसी चीजें हैं जिसको डिस्करेज करना चाहते हैं आप इजाफी ड्यूटी लगा के। उन्होंने पिछले साल सीमेंट पे लगाई थी, इस बार हटा दी है रियल एस्टेट के ऊपर 7%, जो बहुत बड़ी लगी।
मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है, और स्टैम्प ड्यूटी जो प्रॉपर्टीज के परचेज पे होती थी बिलखुसूस इस्लामाबाद में, उसको 4 से 1% कर दिया। तो ये वो चीजें हैं। चले मिर्जा साहब, जो ये आप- तमुल से मैंने भी सुन लिया, लोगों ने भी सुन लिया आपकी बात, बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि पहले उनको इनकरेज किया जाए और उनको सपोर्ट की जाए, जो कि इस बजट में अच्छी बात है। मगर सर आ जाइए उस बात पर जो कि अब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी सवाल ये उठाए हैं, मैंने भी आपके सामने सवाल रखे हैं कि क्या ये फ्रेंडली बजट है, क्योंकि कल तक पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप ही ये कह रहे हैं कि ये आधा तीतर आधा बटेर है, आपको भी यही समझ में आया है बजट, मगर आपने कुछ अच्छाइयाँ बयान तो कर दी, मगर इनके जो दूसरे पहलू जो हैं, क्योंकि वो भी तो बड़े अहम हैं, उनको देखा जाए। सबसे बड़ा चीज़ा जो इस वक्त खबर है, जो कि हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है, कि ये कहाँ से इंसाफ आ गया कि चेयरमैन सेनेट और जो है स्पीकर की जो है 2.5 लाख से तनख्वाह बढ़ा के 21 लाख कर दी। आप मौका दें। इस सर। बजट में जो चीज मायूस कुन है वो जीडीपी ग्रोथ 2.5% और 2.6% बताई गई है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% है। तो दूसरे लफ्जों में ग्रोथ हुई नहीं, जीरो हो गई है, नेट ऑफ। क्योंकि जो 2.6% ग्रोथ हुई है जीडीपी की, 2.5% में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। इंडस्ट्री की कारकर्दगी बड़ी बुरी रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में 1.5 रहा है जी। लेकिन स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री की जो कारकर्दगी है वो बेहतर थी, वो 6% के करीब है, जिससे ये एवरेज 4% सनत की ग्रोथ बता रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में पिट गए, कॉटन की 30% क्रॉप कम हुई है, गन्ने की कम हुई है, वीट को पिछले साल जो ट्रीट किया था फार्मर। मिर्जा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये तो ठीक है, अल्फाजों की हेर फेर है और मोहम्मद औरंगजेब साहब ने या उनकी टीम ने बना दी, मगर आज मैं खुद हारी हूं और मुझे पता है, आप भी समझ सकते हैं कि आज हमारी गंदम जो है पड़ी हुई है, सड़ ये रेट नहीं है गंदम के सर, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में, ना केपी में, ना जो है पंजाब में। गंदम में भी मार खाई, गन्ने में भी मार खाई, राइस में भी कम हुई और कॉटन 30% कम हुई। तो लिहाजा आपकी एग्रीकल्चर तो मनफी में चली गई। ठीक है। अब इन्होंने उसका भी हल निकाला है कि लाइव स्टॉक जो है, जो एग्रीकल्चर के एक हिस्सा होते हैं, उसको 8.8% ग्रोथ दिखाया है। अब वो उसमें बकरियां आती हैं, ऊंट आते हैं, भैंसें आती हैं, फिशरीज आती हैं, उसका स्टैटिस्टिक इतना एक्यूरेट नहीं होता उसकी ग्रोथ का। तो उस पर भी सवाल है कि भाई आप इसको भी एवरेज कर सर, रहे आपने हैं। आट और बकरियां और ऊंट और अंडे और मुर्गियां जब बातें की हैं, तो बानी पीटीआई की बात मुझे याद आ गई, जिसपे आप तनकीद करते थे। वो भी तो यही फार्मूला जो नहीं, थे ना। मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये दो इंडस्ट्री में भी जी। इन्होंने कारकर्दगी इनकी बहुत बुरी रही है, और एग्रीकल्चर में भी बुरी रही है, और सर्विस सेक्टर में भी बुरी रही है। यही वजह है कि इनकी जीडीपी जो है वो बहुत मुश्किल। मगर मिर्जा साहब मुझे जवाब नहीं दिया। शायद आपके दोस्त हैं चेयरमैन सेनेट, आपकी ही पार्टी से हैं, फिर जो है स्पीकर कौमी असेंबली भी दोस्त हैं आपके, क्योंकि आपके ही ऐवान के स्पीकर हैं, तो आप उस पर जी। तनख्वाह में इजाफा हुआ है। ये शुरू हुआ था पहले पंजाब असेंबली में 8-8 लाख एमपीए की थी, फिर उसके बाद केपीके में हुआ, फिर नेशनल असेंबली में ये 1.5 लाख कुछ होती थी, उसको उन्होंने 5 लाख करा। हमारे जगह में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, पार्लियामेंट लॉजेस में बिजली, गैस, पानी के जो बिल हैं वही तकरीबन लाख रुपए से ज्यादा की हो जाते हैं। सही। तो ये सर मुझे आप समेत मिर्जा साहब, मैं उस मुफ्त नहीं है, बिल्कुल ये सोच मैं सरदार साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा, पर मिर्जा साहब ये बताइएगा, आप समेत जितने भी पार्लियामेंट मेंबर हैं, मैं शायद उंगलियों में मुझे एक बंदा गिनवा दें जो इंतहाई गुर्बत की लकीर के नीचे हो, जिसके अखराजात जो हैं वो 5 लाख से ज्यादा हो या कम हो। मुझे तो कोई सहवान में नजर नहीं आ रहा सर। माशाल्लाह आप जो सूट पहनते हैं वही अंदाजे से मैं समझता हूं कि वही लाखों का होगा। इसी तरह जो है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इंक्लूड पीटीआई सर। ऑनरी काम किया है,
मैंने बिल्कुल। ना तनख्वाह ली सर आप लोगों को ना तो तनख्वाह ही नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई की बेंचों से हो या फिर करम है। पीपी से या फिर जो है वो जो है नून लीग के, आपको तो तनख्वाह ही नहीं लेनी चाहिए सर, क्योंकि माशाल्लाह जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं या फॉर्म 47 का जो जिक्र कर रहे हैं फिरदौस भाई, तो वो फॉर्म 47 वाले या फॉर्म 45 वाले, उनको तो पैसे लेने ही नहीं चाहिए ना। आप लोगों के पास बेताशा अल्लाह का धन इतना है कि ये 15 लाख 20 लाख 21 लाख क्या करेंगे गिलानी साहब के लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यासीन आजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। स्पीकर साहब की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं जी। उनके रैशनल क्या है, मुझे उसका बैकग्राउंड बेसिस नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कल आप स्टैंडिंग कमेटी, आप स्टैंडिंग कमेटी में, तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। स्टडी कमेटी में जब बैठेंगे तो उस पर ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि भाई ये जो 21 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ी है तो ये इसकी वजह क्या है। ये तो अवाम जो वोट लेके इस ऐवान में बैठे हैं वो बेचारे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जी 21 लाख यूसुफ रजा गिलानी की क्यों बढ़ी, यही तो सवाल पैदा होता है। मैं फिर आता हूं यासीन आजाद साहब आपकी तरफ आऊंगा सर, आप कानूनदान हैं और आप तमाम तीनों मेहमान मेरे लिए काबिल एहतराम है और तीनों मेहमान हमेशा एक नुक्ता नज़र अपना होता है मगर डट के बात करते हैं। अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ भी बात हो तो फिरदौस भाई का भी हमने यही देखा और मिर्ज़ा साहब भी और आप भी। सर ये फरमाइएगा कि ये जो बजट है, समझते हैं कि ये फ्रेंडली बजट है मगर जो एक्सपर्ट हैं वो तो इस बजट को कॉपी पेस्ट से भी बदतर करार दे रहे हैं कि ये बजट जो है ना तो एग्रीकल्चर में इन्होंने कुछ हासिल किया जो कि मिर्ज़ा साहब बता रहे थे, ना जो है इंडस्ट्री जो है वो उसमें कुछ ऐसा हुआ, ना जो है कहें से बिल्कुल, तो कहीं कोई अच्छा ही नजर नहीं आ रही है इस बजट में। ये पहली बात यह है कि ये प्रोपोज बजट है और लामाला असेंबली के अंदर इसकी अप्रूवल से पहले बास तब्दीलियां आएंगी मुमकिन टैक्सीज के हवाले से। इस तरह आज मैंने देखा कि 850 सीसी की जो गाड़ी है उस पर भी पता नहीं 18% टैक्स लगा दिया। 850 सीसी की कोई गरीब आदमी गाड़ी खरीदेगा ना, कोई अमीर तो नहीं खरीदेगा। नंबर 2, मुझे ये कहने में कोई जो खौफ नहीं है जी की भरमार है, पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं उनकी तनख्वाह में जिस अंदाज से इजाफा हो रहा है मैं उसको फेवर नहीं करता किसी भी सूरत में। बहुत अच्छी बात है सर। आपने देखा होगा कि इससे पहले जुडिशरी की तनख्वाहें जिस तरह बढ़ी, फौज के अंदर जिस तरह लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, पार्लियामेंटेरियन के लिए जितना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं पब्लिक जिनको अलर्ट करके भेजती है, मैं आज भी कहता हूँ कि अब हमारे पड़ोसी मुल्क में जाकर देखें तो वहाँ जो असेंबली मेंबर है बड़ी मुश्किल से 1,20,000 रुपया लेता है वो। तो अब जो सूरत हाल है, जिस तरह से तनख्वाहों का एक इजाफे में भरमार है, अब ये बता दें कि बजट देखें अरबों रुपए का खसारा है और उस बजट की सूरत हाल को देखें कि जो गरीब आदमी है उसकी तनख्वाह में बड़ी मुश्किल से अब 10% का इजाफा कर रहे हैं। तो 10% का जो गरीब तबका है उसके लिए 10% जिसकी तनख्वाह 50,000 है और अगर 10% उसका इजाफा करेंगे तो बेचारे को क्या मिलेगा। तो दूसरी तरफ जब पार्लियामेंटेरियन हो, जजेस हों, जर्नल्स हों, इन सब की तनख्वाह में आप 10% क्यों नहीं करते। पेंशन का देखें कि गवर्नमेंट सर्वेंट का आपने 10% बढ़ाया और जो पेंशनर हैं उनका हार्डली आपने 7% जी हाँ एनहांस किया। तो मैं ये समझता हूँ और पेंशनर जो बेचारे दवाइयां लेते हैं वो तो उसमें ही फंस गए हैं कि अगर डायबिटिक्स हैं उनसे पूछें कि शुगर के मेजॉरिटी में जो हमारे रिटायर आपके फैमिली के मेंबर, मेरे फैमिली के मेंबर, कई लोग जो हैं वो बेचारे जो तनख्वाह मिलती है उनकी वो दवाइयों में पूरी हो जाती है, टेस्टों में पूरी हो जाती है। यासीन आज़ाद साहब, तो ये तो तनख्वाह 7% बढ़ाना कोई मैं कहता हूँ कि जो है वज़ीर ख़जाना ने और मौजूदा हुकूमत ने आपकी हातम ताई की कब्र को लात मारने की कोशिश की है, यही समझा जाए। देखिए मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि जिस तरह तनख्वाह में इजाफा हो रहा है और गरीब लोगों की तनख्वाह में अब हार्डली 10% हो रहा है जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं जुडिशरी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन जब जुडिशरी में तनख्वाहें इतनी लंबी चौड़ी बढ़ी तो मैंने उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था। बल्कि एक दिन मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को कहा कि इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाह बढ़ाने की आपको क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा ये जो तनख्वाह बढ़ी है ये पेंशन में शामिल नहीं होता। तो
जो चीज़ है मैं तो अच्छा सलमान साहब, अगर आप तमिल से सुन लें तो फिर मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। जी सर। जी सर। जी 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 जी। यासीन साहब, आपने कहा कि मैंने वज़ीर कानून को कहा कि ये तनख्वाहें जो बढ़ाते हैं जुडिशली की, उस तरह से नहीं बढ़नी चाहिए। सर ये क्या होता है? ये राज़ी करने की कोशिश होती है? आप कानूनदान हैं कि जजेस की तनख्वाह बढ़ाई जाए, चेयरमैन सेनेट की बढ़ाई जाए और मेम्बरान की बढ़ाई जाए, तो इससे क्या होता है? और आप खुद देखते हैं क्योंकि आप सीनियर जो है सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, ये जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं चारों असेंबलियों में, विफाक में, सेनेट में, इसमें से कोई गरीब बंदा नज़र आ रहा है जिसको कहें हाँ जी इनको 21 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, वो 21 करोड़ की गाड़ी में तो चढ़ के आते हैं सर, गाड़ियों में। नहीं, असेंबली में तो मेरा जैसा आदमी इलेक्शन लड़ने चाहे तो नहीं लड़ सकता, मैं साफ को कहता हूँ। जी यही वजह है कि मैंने कभी इलेक्शन, बाहर का इलेक्शन तो लड़ा है, जी। लेकिन इस साइड पे मैंने कभी किसी इलेक्शन आपके पास 21 करोड़ नहीं थे ना, होते तो फिर आप कराची से लड़ लेते। तो मैं अपना, चूंकि इस पोजीशन में अपने आप को नहीं समझता, लिहाजा इलेक्शन का ख्वाब मैं कभी देखता ही नहीं। चले अच्छी बात। तो सिंपल से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस तरह से तनख्वाह, एक तरफ आप कहते हैं पता नहीं कितने अरब रुपया, मैंने सुबह जो अखबार में देखा है उसमें यह था कि इतने अरब रुपया जो है ना सिर्फ कर्जे को देना है। 2525 अरब के करीब अपने डिफेंस को दे दिया। 16 अरब तो पता नहीं कितने जो है ना जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं आपने उसमें दे दिया। और एक जगह मैंने देखा कि तालीम पे जो हमेशा इजाफा होता है, तो कोई स्टूडेंट का मामला था जो खबर मैंने सुबह देखी, उसमें यह था कि वो 69 अरब से उसको 39 अरब रुपये लेके आ गए। हालांकि मैं ये समझता हूँ तालीम हो गई, सेहत का मामला हो गया, लोगों की जो हेल्थ का मामला है, इन चीज़ों पे तो बजट ज़्यादा करके तो तालीम का मौका लोगों को देना चाहिए। सर ये तालीम का ये हो गया ना कि आज तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं आपके तालीम से महरूम हैं। अगर देखा जाए जो फिगर सामने आ रही है कि आपके बच्चे जो हैं पाकिस्तान के वो स्कूल में नहीं जाते। फिर स्कूलों का हाल देखें तो कई करोड़ स्कूल जो हैं, कई करोड़ से बड़ा कई लाख जो स्कूल जो हैं, उनमें जो है या तो असातिज़ा है नहीं है या बिल्डिंगें नहीं हैं, कागज़ों में हैं। ख़ास तौर पर सर सिंध और बलूचिस्तान की बात करें, दो इन सूबों में तो बहुत बुरा हाल है। एजुकेशन के दावे तो बहुत किए जाते हैं। फिर आ जाएँ रोड और रास्तों के लिए, अगर बजट में कहा जाए तो सक्खर और जो है कराची मोटरवे, उसकी भी बात की तो प्राइवेट पार्टनरशिप की कल उन्होंने अल्लाह करके कुछ पैसे रखे हैं, जो कि भी मैं समझता हूं कि नाकाफ़ी हैं। तो ये बड़ी अहम बातें हैं जो कि PMLN और वफाकी बजट जो पेश कर रहे थे हमारे वफाकी वज़ीर, उनको समझनी चाहिए थी। हमारे साथ इकनॉमिक्स हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सलमान अबड़ो साहब हैं। अबड़ो साहब बहुत शुक्रिया तव्हां वक्त कढियो। मां उर्दू में न लाइ पियो ॻाल्हायां त टे महिमान भी समझी सघनि असांजा। जी जी, थैंक यू सर, तो बड़ी मेहरबानी। सर ये फरमाए जो मैं उर्दू में ही जी 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 सर आप कंटिन्यू करें सर। सर मेरा सवाल बड़ा अहम था कि ये फ्रेंडली बजट है या कॉपी पेस्ट है, समझ से बालातर है, मगर जो आम बंदा है उनको तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। सिर्फ उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जो कि PMLN से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सीनियर सियासतदान भी, कानूनदान भी हैं। खुद भी उन्होंने फरमाया कि जी ये 7% जो है पेंशन लोगों उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, 10% जो है और लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी, उससे कोई कुछ तो होगा तो नहीं। दवाइयाँ इतनी महंगी, सब चीज़ें इतनी महंगी, जो हमें सीधा बातें समझ में आती हैं। फिर एक आज जो बड़ा बहस हो रहा है ख़ासतौर पर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि यार ये कहाँ से बात हो गई कि आपने पार्लियामेंट के मेंबरों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर दी, और ख़ास तौर पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की जो 2.5 लाख से 21 लाख तक जंप दिलवाना, तो ये समझ से 100% बढ़ा दी गई है। हाँ जी, मेरी सर गुजारिश ये है, बड़ा अहम सवाल है आपका, मैं KTN का शुक्रगुजार हूँ तमाम स्पीकर्स के साथ। गुजारिश ये है कि ये बजट जो दुनिया में आती है तो एक खुशी की नवीद लेकर आती है और लोग बड़े होपफुल होते हैं। हमारे यहाँ जब बजट आती है तो लोगों के दिलों में दो चीजें आती हैं और बरमला उसका इजहार करते हैं। नंबर 1 कि उस पर तनकीद होती है, नंबर 2 कि वो खौफ के आलम में होते हैं। खौफ के आलम की वजह यह है कि उस पर टैक्सेस ज्यादा मरे जाते हैं और मराद जो है वो कम होती हैं, और बड़े मराद तबके को मराद दी जाती हैं, और गरीब तबका जो है मजीद अपने टैक्सों के और बहुत सारे मसाइल से में घिरा हुआ होता है। जबकि तनकीद का आलम यह है कि जो बजट बनती है उसमें तमाम जो सोशल सेफ्टी नेट्स है उसमें क्या यानी जो अलोकेशन की गई हैं। फॉर एग्जांपल जो हेल्थ के एस्पेक्ट हैं,
लोगों के सेहत के साथ साथ एजुकेशन है, उसके अलावा उनके रोजगार के मसाइल है, नौजवान नस्ल जो है उनके लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, और उसके साथ साथ जो ज़राई सनत है उसके लिए क्या प्रोविजन है। मैं समझता हूं कि ज़राअत जो है हमारे मुल्क में अब पूरी दुनिया में जो चेंज आ रही है, एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर ज़राई सनत जो है, यानी एक बाय प्रोडक्ट जो, या पाकिस्तान हैज नॉट येट बीन कंसीडर्ड एज ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान जो है एक ज़राई मुल्क है जिस पर कोई तवज्जो नहीं है। हमारी आप देखें कि लास्ट ईयर जो हमारी कपास है वो 30% कम हुई है, और कनक की जो है 8.9% कम हुई है, और उसके अलावा दूसरे भी फसल जो इस तरह से कम होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन्हीं की वजह से आपकी टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री डेवलप होती है, आपकी शुगर मिल, आपकी गंदम के साथ जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो होती हैं। दूसरी बात ये कि जो अपना मेडिकल के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप देखें कि आपकी जो कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, जितनी भी महंगाई होती जा रही है उस पर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है दवाई, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। आपका सोलर, आपके सर आपने सोलर की अब्रो साहब आपने बात करके मेरे जो है ना जख्मों में नमक छिड़ दिया। मैंने खुद पिछले हफ्ते सोलर के लिए कहा था और आज मुझे फोन आया कि जी उसमें जो है आपको कोई 1,80,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि सोलर पे भी टैक्स लगे, 18% लग गए, तो आपको 1,80,000। आप बताएं कि हम चाह रहे थे कि जी हम के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ा के या वापडा के जान छुड़ा के जो गरीब तबका था कि हम सोलर की तरफ जाएं, और उसमें भी हमें फंसा दिया इन्होंने। आप अंदाजा करें कि जो हमारी रूरल एरियाज है थ्रू आउट कंट्री वो डार्क एज में जिंदगी गुजार रही है। अपना जितनी भी लाइट है इतनी महंगी है कि उसके एनर्जी क्राइसिस है। आपकी एग्रीकल्चर में जितना भी जो ट्यूबवेल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, और उसके अलावा आप देखें कि घरों में जो है वो बिजली इतनी महंगी है कि लोग अभी सोलर की तरफ जा रहे हैं। जब सोलर जो है वो पाकिस्तान में रूरल एरियाज में खास कर, और रूरल एरियाज में सोलर गरीब मिस्किन आदमी वो पता नहीं किस तरह से वो कर्जा वगैरह लेकर और सोलर लेकर अपने बच्चों को वो घरों में रोशनियां मुहैया करते हैं, वो भी महंगा होता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो बजट आई है उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं बजाय खुशहाली के। जिसका मिसाल मैं ये दूं कि गवर्नमेंट ने ये रखा है कि हम ज़राअत को यानी का हदफ जो बढ़ाएंगे 4.5% का हदफ जो दिया हम बढ़ाएंगे। भाई माजी की तो आपने एग्रीकल्चर में तो आप चले गए हैं। दूसरा सोशल सेफ्टी नेट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को नहीं रखा गया है, और आपकी जो गाड़ियां हैं, आपका जो आप मेडिकल के तमाम जो इक्विपमेंट्स मंगाए जाएंगे वो महंगे होंगे। उसके अलावा जो डीजल और पेट्रोल महंगा किया जा रहा है उसमें आप समझते हैं लेवीज को भी बढ़ा दिया गया सर, 73% से बढ़ा के अब 100% पे चला गया। तो आप बताएं कैसे होगा फिर, ये भी तो बड़ा मसला हो गया ना। एग्जैक्ट, अब ये आप तो ठीक है, आप जो करते हैं जो चीजें बढ़ाते हैं तो आपका कंट्रोल मैकेनिज्म भी हो ना। आपके बस वैगन्स जितने भी किराए हैं वो डबल ट्रिपल कर देते हैं, यानी आम गरीब आदमी को तो मजबूरन वो किराया देना पड़ता है जो गवर्नमेंट 1-2 रुपए बढ़ाती है और वहां 50-100 रुपए ज्यादा लिया जाता है। तो देयर इज नो कंट्रोल मैकेनिज्म। आप बजट के साथ साथ अपना कानून, अपनी गवर्नेंस, अपना इंतजाम कारी को भी जो है कंट्रोल मैकेनिज्म में लाना पड़े, तो जब जाके आपकी बजट। फिरदौस साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर, अबड़ो साहब साथ ही रहेगा। फिरदौस शमीन नकवी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो शाहाना तरीके के साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट घूमते हैं सर, एक डीसी के साथ जो है डबल कैबिन गाड़ी और उसके पीछे फिर पुलिस के अटाले और दीगर जो लोग होते हैं, ये तो शाहाना तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। ना तो इनको एयर कंडीशन का बिल देना होता है, ना तो इनके घर के बिजली का बिल देना होता है, ना तो इनको फ्यूल के पैसे देने होते हैं, जो कि ये बैठकर पूरा का पूरा ठंडे कमरों में अल्फाजों की हेर फेर करते हैं। मैं निचली सतह से लेके सेक्रेटरी लेवल तक और फेडरल सेक्रेटरी लेवल की बात कर रहा हूं, मगर सर ये जो आम बंदा है वो कैसे जिए? फिरदौस भाई अब तो ये बात हो रही है, जैसे मैंने कहा कि अबड़ो साहब ने तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़ दिया कि सोलर पे भी इन्होंने जो है 18% टैक्स लगा दी सर। जो आम बंदा जो सिंध के अंदर, देहात के अंदर आप खुद ट्रेवल करते हैं कि एक प्लेट लेके बेचारा एक पंखा चलाता है, अब वो भी सोचेगा कि जी मैं कहां से खरीदूंगा ये प्लेट। मेरे ख्याल से ये बड़ा अलमिया है कि 18% टैक्स तो IMF की मजबूरी थी जी, जो कि कहा गया। तो भाई आप जो है इस मजबूरी का एक हल भी है। आप इन लोगों से जो नेट मीटरिंग पे खरीद रहे थे बिजली, उसके रेट क्यों कम कर दिए? कम से कम अगर वो 18% पे
टैक्स देता है लगाने के लिए, तो जो बिजली बना के दे रहा है तो कम से कम उस पर बेहतर रेट दे दें। बिल्कुल। देखिए, अब पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। जितने मंसूबे अभी भी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं, उसके तकरीबन 35 ट्रिलियन रुपीस के हैं, और इस साल आपने 1.1 ट्रिलियन मख्तज किया है। यानी ये मंसूबे अगर हर साल इतने ही पैसे मख्तज किए जाएं तो 35 साल लगेंगे इसको पूरा करने के लिए। भाई, मंसूबे क्यों ऐड किए जा रहे हो? इस साल भी 930 नए मंसूबे आ रहे हैं। फिर आपने एमएनएस के जरिए जो मंसूबे करने हैं उसकी भी फंडिंग 5 गुना कर दी है। एमएनए के फंडिंग के ऊपर जो हमारी रिसर्च है वो ये दिखाती है कि जो पैसे उसके थ्रू होते हैं उसमें से आधे जमीन पे लगते हैं और आधे लोगों की जेबों में जाते हैं, जिसमें एमएनए साहब का भी शेयर कम से कम 20% आ जाता है। सही। कुछ लोग काम करवा लेते हैं, कुछ लोग जेब में ले जाते हैं, लेकिन ये परसेंटेजेस पाक पीडब्ल्यूडी में आम है। और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो एक बारिश नहीं सहता, इससे कि ज़्यादातर वो सड़कों पे सीवरेज लाइन पे। तो मैं आपकी जो चीज़ें हैं ना कि जी उनका शाहाना अंदाज ये कर, भाई इस वक्त आप रिटेल सेक्टर से पूछे, मेरी बात हो रही थी रिटेलर से, जी। उन्हें कहा जी हम तो टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। मैंने कहा यार वो किताबों पे नहीं आता। उन्हें कहा जो किताबों पे टैक्स लाने वाले उनको जो टैक्स देते हैं वो कहाँ दिखाते हैं आप? सर, उसके अलावा प्रोविंसेस टैक्स भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो अलग होंगे जो प्रोविंसेस जी जी, मैं तो वो तो जब 13 तारीख को सिंध का बजट आएगा उसमें भी देख लेंगे। मगर मेरा अर्ज ये है सर, जो मैं यहाँ बात, एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दें, जैसे ही हमें कहेंगे हम रुक जाएंगे। जी जी। अब इख्तियार बेग साहब ने कहा कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को बहुत फायदा होगा। इख्तियार भाई, मेरा उससे ताल्लुक है जी। ये प्रॉपर्टी की परचेज पे तो कम कर दिया, सेल पे बढ़ा दिया। इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? क्या स्टील सस्ती हो गई, सीमेंट सस्ता हो गया, कॉस्ट हो गई, या कोई इंसेंटिव दिया गया, कॉस्ट ऑफ मनी सस्ती कर दी गई? जानी जब ये बुनियादी चीजें नहीं सस्ती की जाएंगी, डिमांड एंड सप्लाई, स्मगलिंग रोक दी गई है। बात ये जो ईरान से टाइल आता है वो सस्ता है, तो भाई ऑफिशियली इंपोर्ट कर दो, बंद कर दो। कोई रोड मैप तो दे दो कि पाकिस्तान को लेके किस तरफ जाना है। आपने ये तो कह दिया कि आप रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर देंगे, 40% से 5 से 15 पे ले आएंगे। बहुत अच्छी बात है, ब्राजील में कामयाब रहा, टर्की में कामयाब रहा आईएमएफ का ये प्रोग्राम। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मेजर्स हैं वो ले रहे हैं हम, इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। ये कोई चीज नहीं नजर आ रही कि इस मुल्क क्या, हमारी इस वक्त कहते हैं पानी बहुत बड़ी है, इस बजट में पानी के लिए पैसे ज्यादा रखे गए या सड़कों के लिए? बिल्कुल। तो आपकी प्रायोरिटी पानी कैसे हुआ? बिल्कुल। मिर्जा साहब की तरफ जाएगा सर। पैसे ज्यादा रखते हैं। मिर्जा साहब एक बड़ा अहम सवाल उठाया है जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, कि अगर बात करें तो आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया और हम भी अमूमन करते रहते हैं कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो इंडस्ट्री तो वही है जो मुल्क में अंदर चल रही है, मगर कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो भी बड़ी अहम किरदार अदा करती है सर, तो घरों के हिसाब से पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा उनका काम है, रोल है कि वो डेली वेजेस पे लोगों को रोज़गार फराहम करते हैं। मगर सर उस पर भी जो है जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन को और लोगों को भी कि जी उस पर इस बजट में उस तरह से नज़रसानी नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए थी। देखिए, मैं तो अपना कैंडिडेट जो मेरा रिप्लाई वो ये है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि रियल एस्टेट की मैंने मीटिंगें कराई, कंस्ट्रक्शन वालों की मीटिंगें कराई, हसन बख्शी साहब जो चेयरमैन आबाद हैं उनको, आरिफ हबीब को इस्लामाबाद में स्टैंडिंग कमेटी इन कॉमर्स में बिठाया, फाइनेंस में इनको बिठाया जो अमेंडमेंट आ रहे थे इनकम टैक्स लॉज में, और ये सब प्रेशर करने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स भी कम किया है 1.5%, उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 7% खत्म करी है, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी जो पेपर प्रॉपर्टीज की
परचेज पे होती थी, बिलखुसूस इस्लामाबाद में 4% से 1% कर दिया है। टैक्स क्रेडिट अनाउंस किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी बैंकों से फाइनेंसिंग, जैसे एग्रीकल्चर को फाइनेंस होती है ऐसे कंस्ट्रक्शन को और हाउसिंग को, ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और ये वो सेक्टर है जो ड्राइव करता है बाकी सेक्टरों को, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। तो हमने, हालांकि हम बात करते हैं टेक्सटाइल की जो हमारी बैकबोन है, लेकिन मुल्क के लिए ये भी बड़ी दुख की बात है कि यहाँ इतना ज्यादा 17-18% टैक्सेस पे कि लोग पैसे इधर से उधर से ट्रांसफर करवा के दुबई में 4% के ऊपर टाइटल अपने नाम करा लेते हैं। अब कम से कम जो यहाँ के हैं, जो मुल्क में उनका एतमाद एतबार है, जहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, वो कम से कम उन्हें ये एहसास होगा कि अब 17% का टैरिफ मुख्तलिफ किस्म की मिला के हो जाती थी, वो आधे से भी कम हमने करवा ली है। तो जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे जो बैंक में पैसे रखते थे रिटायर्ड मुलाजमिन, और मार्कअप पे उनको 15% विद होल्डिंग टैक्स कट के मिल जाता था, वो बेचारे उसमें अपने घर का गुजारा करते थे। जी। इस बार बजट में उसको भी उन्होंने, जो उनको मार्कअप मिलता था सूद अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो 15 से बढ़ा के 20% कर दिया। और उसको मैंने अभी पोस्ट कर आया हूँ पार्लियामेंट में, और कल हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं। कल मैं पोस्ट करूंगा कि भाई उन गरीब लोगों को, रिटायर्ड लोगों को, जो जिंदगी के आखिरी दिन अपने इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं, जी। आप 5% उनको बढ़ा के जुल्म कर रहे हैं, और ये सरासर नाइंसाफी है। सर, चारों तो मेहमान मेरे प्रोग्राम में आज जो मैसेज जा रहा है, जो आम लोग देख रहे हैं, तो चारों मेहमान जो हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता हों, या जो तजिया निगार हैं हमारे अबड़ो साहब भी, मगर बात वहीं पे घूम फिर के आ रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात सबको हैं, एहसासात सबको हैं, जज्बात सबके एक ही हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पता नहीं कौन सी कंपनी की जो है काटन की जो है रुइयाँ कानों में डाल के अपने बंद कर दी। सुनना मुनाना तो है ही नहीं। बेशक आप मातम करते रहो, रोते रहो, हम रोते रहें, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। नहीं, ये फ्लोर पे बहस होगी। हम जितने कम से कम ये चीजें हैं जो नुकसानदेह हैं उनको अमेंड कराएंगे। कल फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के मेंबरान हमारे हैं जो एमएनए जी। पार्लियामेंट, उनसे हम बात करके उनको प्रेशर हम लोग कल देंगे। आज हमने जमा कराए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात। तो ये ना सोचे आपके, हम हुकूमत के अगर अलाए हैं, कोलिशन पार्टनर हैं, जी। तो काले को हम सफेद कह देंगे, या जो ज्यादती या बजट में जो चीजें एक आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और नहीं की आज जो कुछ करके आए हैं, यासीन आज़ाद साहब, पॉइंट है हमारे। यासीन आज़ाद साहब और मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि ये तो शुक्र अदा करें कि मुझे, हम लोगों ने ये भी तैयारी की थी कि एग्रीकल्चर पर और जो है खाद पर, यूरिया पे भी हम टैक्स लगाने जा रहे। देखिए, ये तनख्वाहदार तबके की लास्ट ईयर उन्होंने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए थे। सर, मैं पूरे साल जब वो मुझे मिलते मिर्जा थे, साहब, यासीन तो आज़ाद कहते साहब थे मुझे को तकलीफ शामिल है गुफ्तगू करने कि दीजिएगा। तनख्वाहदार मिर्जा साहब, तबके को ज्यादा लगा दिया। यासीन आज़ाद इस साहब की बार तरफ कम जाना चाह रहा हूं। करवाए हमने। सर, मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना चाह रहा था कि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फरमाया है, जो कि यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं, वो तो शुक्र अदा करें कि हमने जो है ख़ास तौर पर यूरिया पर और एग्रीकल्चर जो टैक्स है उस पर जो है हाथ हल्का रखा और नहीं किया, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की हिदायत थी, नहीं तो उनको भी हम नहीं बख्शते, नहीं छोड़ते। सर, नहीं, हल्का रखा तो अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि हर एक पे हल्का रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने दो सेक्टर की तो बात की है ना कि जी इन पे जो है हमने बड़ा वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी इनको छोड़ के बाकी सब पे जो है ना पेन घुमा दीजिएगा, कलम घुमा दीजिएगा। जी, देखें, आप एक बात नोट कर लें कि हम लोग तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और जाहिर है कि मैंने भी शुरू में ये कहा था कि ये प्रोपोज बजट है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब बैठे हैं, अभी इस पे बहस होनी है, कौन सा टैक्स ख़त्म होगा, कौन सा नहीं होगा, किस में जी। इजाफा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम आईएमएफ से निजात हासिल करने चाहते हैं,
तो क्या अगर इस बजट को देखा जाए तो आप निजात हासिल करने की तरफ जा रहे हैं या मामलात को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से तो IMF से आपकी कभी जान नहीं छूटेगी। आप अपने मुल्क के हालात को देखें, मुल्क की सूरत-ए-हाल का जायजा लें और कोशिश ये करें कि ये बेतहाशा तनख्वाहें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के लोगों के या दूसरे इदारों के जो लोग हैं उनकी सैलरी इस अंदाज से मत बढ़ाएं। अब ये बता दें कि कितने कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कितने सेनेटर हैं, कितने सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, और इन तमाम का अगर मिक्स करें तो मेरे ख्याल में 1,500-2,000 आदमी तो यही हो जाता है। और इन्हीं की सैलरी का आप अंदाजा करना शुरू कर दें कि एक महीने में इतना, इनको कितना पैसा जाएगा और साल का कितना पैसा जाएगा, तो वो कहाँ से जाएगा कि इधर जी जी सर जी क्या चीज जी तो वो कहाँ से पैसा जाएगा, कहाँ से आएगा? सवाल ये पैदा होता है आप करें पहले माशी तौर पर पाकिस्तान के हालात को सर बेहतर करें। पाकिस्तान के माशी हालात को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना। सर सवाल जी मैं गुजारिश करूं सर अब्रो साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बस ये यासीन साहब से मैं ये रिस्पांस ले लूँ कि सर कैसे करें सर। नहीं देखें ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि कौमी असम्बली के जितने मेंबरान हैं, सेनेट के लोग हैं, चारों सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर हैं, कभी उन सब की जिस अंदाज में आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्या 100% आपने उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया? गरीब के लिए तो आप 10% कर रहे हैं और उनके लिए 100% कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? 100% से भी ऊपर चला गया ना, ये तो 600%, 500% हो गया। मैं अब्रो साहब की तरफ जाना चाहूंगा। अब्रो साहब सर ये फरमाइएगा कि 600% हो गया जी। सर गुजारिश ये है कि हम लास्ट ईयर के मुल्क की आमदनी को देखें कि 1337 खरब रुपए जो है मुल्क की आमदनी है गुज़श्ता साल की, और जो अखराजात हैं गुज़श्ता साल के 1634 खरब रुपए हैं। आप उससे अंदाजा लगाएं कि 300 खरब जो है वो खसारा है। ठीक है, ये लास्ट ईयर के फिगर्स बता रही जो मिनिस्टर साहब ने खुद बताइए, फेडरल मिनिस्टर अंतर करने के इस ने भी स्पीकर्स और असेंबली मेंबरान की बढ़ाई है, तो हम समझते हैं कि इस तरह के अखराजात जो हैं वो मुल्की हालात को देखकर और आवाम के तमाजात को सामने रखते हुए ये तमाम जो फिगर्स हैं वो बढ़ाई देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान में जो नेशनल जो अपना NFC अवार्ड है उसमें जो पूल है, अभी सिंध को 20 अरब और 20 खरब और 73 अरब रुपए मिलेंगे। अब देखें कि अब रिलीफ जो है हम प्रोविंशियल से चाहते हैं कि प्रोविंशियल जो बजट बने वो फेडरल जो बजट है उसके सामने रखते हुए प्रोविंशियल बजट कैसे हमें रिलीफ दे सकती है सूबे के अवाम को, तो ये जरा हमें देखना होगा। अब साहब सूबाई हुकूमतें जो हैं, खासतौर पर अगर हम सिंध की बात करें तो सर क्या रिलीफ दे सकेंगे? तो हम समझते हैं कि सिंध की जो गवर्नमेंट है वो इस रिलीफ को देख सकती है कि हम किस तरह से आवाम को दे सकते हैं। अगर देखिए सबसे सर आमदनी के 10% और 7% रिटायरमेंट और जो इस वक्त नौकरी पेशा लोग हैं, अगर मैं उनकी बात करूं कि वो 7% अगर पेंशन के इजाफा का ऐलान जो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की नजर आया है और 10% जो है जो दीगर मुलाजमीन है उनके लिए, तो सिंध क्या करेगा सर? ज्यादा से ज्यादा पूरा पाकिस्तान तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट की। मगर उसके साथ साथ जो यासीन आज़ाद साहब ने भी कहा और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी फरमाया कि जो आम बंदा है, ये तो ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो पेंशन पे हैं, रिटायर हैं, या जो है हाजिर सर्विस हैं, या फौजी जनरल हैं, या फिर जो है जज साहिबान हैं, सबका जिक्र हुआ। मगर सर जो आम तबका है जो 30,000 रुपए से ज़्यादा उसकी तनख्वाह नहीं है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा सर इतनी महंगाई में? फिर बताइएगा उसके कम से कम वेजेस कितने होने चाहिए? चलें सूबाई उसकी बात करें। मुझे एक बात आफ्ताब साहब यहीं पे ऐड करने दे जी। आप कल हमने ये बात उठाई थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि जी मिनिमम वेजेस इस बार क्यों नहीं लाया जी? जब गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होता है, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है, उसी वक्त मिनिमम वेजेस जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं मजदूर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, उनके लिए लाती हैं। लास्ट टाइम तो बिलावल साहब ने जितने बाकी सूबों में था उससे ज्यादा सिंध में करके, और जो लोग
केस वेस कर रहे थे, उनको सबको बाहमी बातचीत करके उसको इम्प्लीमेंट कराया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई चीज अनाउंस हो उस पे अमल दरामद कराया जाए। तो 37,000 के करीब तनख्वाह मिनिमम बेसिस कराई थी। हालांकि उसमें सनतकारों ने एतराज किया कि जी हमारी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो रही है, हम इतना दे के मुकाबलाती नहीं रह सकते। लेकिन सर बिल्कुल सर, मुझे वक्त की कमी की बायस जो है, मैं सिर्फ मुख्तसर आपने जो बात का जिक्र किया मैंने भी वही किया कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उनके वेजेस जो हैं उनकी भी बात होनी चाहिए थी। अबड़ो साहब जो मिर्ज़ा साहब ने भी उसकी चलें उस तरफ लेके गए, अच्छी बात है। मगर आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत जो है इस दफ़ा जो है जो प्राइवेट सेक्टर के जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहें हैं, जैसे 37,000 कम से कम 50,000 तो सर होनी चाहिए, जो कि बंदा जो है आम बंदा कम से कम बिजली का बिल अगर 5-8 हज़ार रुपये बिल आ जाता है वो दे दे, 2,000 रुपये 3,000 गैस का बिल आ जाता है, फिर रोज़ बराज की जो है खाने पीने की चीज़ें, घर का अगर किराया है तो 50,000 से तो पूरी उसकी वैसे भी नहीं होगी सर। अबड़ो साहब सर बुनियादी तौर पर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर जो बर्डन होगा तो उनकी आमदनी को भी तो हम मद्देनजर रखेंगे ना। गवर्नमेंट में तो ऐलान कर दिया कि भाई हमने गवर्नमेंट अफसरान के जो है तनख्वाहें बढ़ा दी, पेंशनें बढ़ा दी, पार्लियामेंटेरियन की बढ़ा दी, स्पीकर और तमाम लोगों की हमने बढ़ा दी, जबकि तमाम पाकिस्तान के लोग तो गवर्नमेंट मुलाजमीन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अफोर्ड कहाँ से करेगा? इधर उनके जो ज़राए आमदनी है वो इजाज़त देते हैं उनको, क्योंकि अखराजात बहुत हैं। आपकी देखें बिजली के अखराजात कितने हैं, गैस जो है वो नापीद है उसके अखराजात कितने हैं, उसके अलावा टैक्सेस कितने प्राइवेट सेक्टर देते हैं, तो आप उनकी मजमूई आमदनी में से ही ये अखराजात निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नहीं हो सकेगा अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बर्डन हो रहा है, वो परेशानी के आलम में है कि हम कहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने अखराजात इतने हैं कि हम जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, वो इतने मुनाफा नहीं कमा सकते जो हम अपने तमाम। बहुत शुक्रिया सलमान अबड़ो साहब, बाशी तजिया निगार अवां वक्त कड़ो मुझे प्रोग्राम जे लाइ अवां जी वॾी महिरबानी। MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब अवां जी वॾी महिरबानी, अॻूणो अपोजिशन लीडर फिरदौस शमी नक़वी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, ऐं सीनियर कानूनदान सीनियर सियासतदान जेको आहे असां सां मौजूदु हुया सरदार यासीन आज़ाद साहब, चइनी महिमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु नाणे वारे वज़ीर जेको आहे सो मोहम्मद औरंगज़ेब जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते मूं अॼु ज़िक्र कयो चेयरमैन सेनेट ऐं चेयरमैन स्पीकर क़ौमी असैम्बली जी 2.5 लख रुपए जी पघार हिकदमि जंप हणी ऐं 21 लख रुपया पघार जी जेका वाध थी आहे उन ते सिंध समेत पूरो पाकिस्तान परेशान ऐं हैरान आहे त 21 लख पघार ऐं 21 करोड़ जी गाॾियुनि में अगरि इहे मेंबर क़ौमी असैम्बली ऐं जेको आहे सो चेयरमैन सेनेट ऐं स्पीकर अचनि त पोइ पघारूं सिर्फ़ु इन जूं ई वधंदियूं या असांजूं थींदियूं, पर प्राइवेट सेक्टर में बि पघार जो वाध अचणु खपे ऐं ज़िक्र थियणु खपे आहे त घटि में घटि जेका 37,000 रुपया पघार आहे उनखे वधाए करे 50,000 ताईं त घटि में घटि प्राइवेट सेक्टर खे बि क़ाइल कयो वञे हा त तव्हां बि आम माण्हुनि खे 50,000 घटि में घटि ॾियो जीअं हुनजो गुज़ारो थी सघे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।